नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब लोग। तो भाई आज है संडे और जैसे कि आप सभी लोग अच्छे से जानते होंगे, हर संडे शाम 5 बजे इस चैनल के ऊपर हम दी करंट अफेयर शो की एक नई क्लास लेकर आते हैं, जिसमें हम पूरे हफ्ते के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट, एकदम फिल्टर्ड, एकदम सिलेक्टेड एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स कवर करते हैं। यानी कि वो इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि आपको अपने एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिलने वाले हैं। तो अब आपको रोज रोज करंट अफेयर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, हफ्ते में बस इस करंट अफेयर की क्लास को देख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन बार नहीं बनेगा, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि गाइस हमारा पर्पस केवल करंट अफेयर्स पढ़ना नहीं, समझना भी है। चाहे कभी भी किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले, एक बार पढ़ा हुआ आप कभी नहीं भूलोगे। तो गाइस आज की इस क्लास का पीडीएफ भी प्रोवाइड करा के जाऊंगा, क्लास पीडीएफ भी आपको दूंगा जो कि इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। साथ ही वाइनाना क्वेश्चन और आंसर का पीडीएफ भी आपको दूंगा ताकि आप रिवीजन कर सके। तो चलिए दोस्तों, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट आज की क्लास शुरू करते हैं। बट उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि कंप्लीट हिस्ट्री और ज्योग्राफी के भारत के पहले मल्टी कलर हाइलाइटेड हैंड रिटन नोट्स पीडीएफ फॉर्म में, ई बुक की फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा चुका हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जनरल अवेयरनेस का पूरा कॉन्सेप्ट अगर माइंड के अंदर छापना चाहते हो ना, तो भाई इन हैंड रिटन नोट्स को पढ़ लीजिएगा। कभी भी किसी भी एग्जाम में जनरल अवेयरनेस के एक भी क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास का फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट करंट इवेंट आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। तमिलनाडु में महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिंगापेन यानी कि शेरनी नामक विशेष बल का गठन किया गया। तो गाइज आप सभी को पता है, तमिलनाडु राज्य में हाल ही में विधानसभा इलेक्शन कंडक्ट कराए गए थे, जिसका रिजल्ट 4 मई 2026 को आ गया था। और फाइनली 10 मई को तमिलनाडु में एक नई पार्टी ने शपथ ले ली है, एक नई पार्टी ने सरकार बना ली है, जिसका नाम है टीवी के पार्टी। और टीवी के पार्टी 2024 में किसने बनाई थी, सभी को पता है, तमिल फिल्म के जो बहुत ही पॉपुलर एक्टर है थलपति विजय, इन्होंने बनाई थी 2024 में। और पहली बार ही इतनी जबरदस्त जीत हासिल कर ली कि भाई लगभग 234 विधानसभा सीटें तमिलनाडु में, उसमें से 108 सीटें इन्होंने अपने नाम कर ली थी, ठीक है। और अब टीवी के पार्टी की सरकार है तमिलनाडु में, और मुख्यमंत्री भी हमारे विजय थलपति है, जोसेफ विजय थलपति इनका पूरा नाम है, ठीक है। तो भाई सीएम बनते ही 10 तारीख को इन्होंने सीएम पद के ऊपर अपनी शपथ ली तमिलनाडु में। अगले दिन ही 11 मई को इन्होंने एक बड़ा कदम उठा दिया। बड़ा कदम यह है कि तमिलनाडु में महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिंगापेन नाम से, जिसका मतलब होता है हिंदी में शेरनी नामक एक विशेष बल यानी कि स्पेशल टास्क फोर्स का गठन कर दिया, जो कि पूरे भारत में ऐसा पहली बार हुआ है किसी राज्य के अंदर, ठीक है। महिला सुरक्षा के लिए, ठीक है, साथ ही बाल सुरक्षा के लिए, साथ ही नशे, जो युवा आजकल नशे के चक्कर में पड़ रहे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके बचाव के लिए ये स्पेशल टास्क फोर्स राज्य के अंदर काम करने वाली है, ठीक है। यहां पर आप देख लो इसके काम क्या रहेंगे। कार्य प्रणाली मैंने लिख दी है, ठीक है। कार्य प्रणाली, यह टीम महिलाओं और युवाओं को नशीली दवाइयों के नेटवर्क से बचाने के लिए एंटी ड्रग इकाइयों के रूप में भी काम करती है। यह बल स्कूल, कॉलेजों, बस स्टैंडों और रेलवे स्टेशनों जैसे संवेदनशील और भीड़भाड़ वाली संस्थाओं पर निरंतर निगरानी और गश्त करते रहेंगे, सिविल ड्रेस में, किसी को पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। शुरुआत में इस स्पेशल टास्क फोर्स में 36 स्वीकृत पद रखे गए हैं, ठीक है, यानी कि 36 पद यानी कि पोस्ट यहां पर रखी गई है। फिलहाल इसका जो नेतृत्व किया जाएगा वो आईजीपी यानी कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो होते हैं ना, ठीक है, पुलिस महानिदेशक, उस महानिदेशक होते हैं, उसके अंडर फिलहाल ये बल काम करने वाला है, ठीक है। तो भाई ये जो बल होने वाला है ना, जिसका नाम सिंगापेन रखा गया है, जिसका मतलब होता है शेरनी, जो कि स्पेशली महिलाओं के सुरक्षा के लिए रहेगा। जो महिलाओं का यौन उत्पीड़न हो रहा है या फिर शोषण हो रहा है, उसके खिलाफ स्पेशली ये बल काम करने वाला है। और ये बल डायरेक्टली मुख्यमंत्री जी को रिपोर्ट करेगा, ठीक है। डायरेक्टली मुख्यमंत्री यानी कि विजय जोसेफ के अंडर आने वाला है, ठीक है। तो काफी बड़ा काम इन्होंने किया है, काफी सराहनीय वाला काम इन्होंने किया है, समझ गए। तो याद रहेगा ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछ ले जाए। देखिए ये तो आपको पता चल गया कि भाई तमिलनाडु के नए सीएम कौन बने हैं, विजय जोसेफ थलपति, ठीक है। अगर गवर्नर पूछ ले कि भाई गवर्नर कौन है, यानी कि राज्यपाल कौन है जिन्होंने इन्हें शपथ दिलाई थी, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ये गवर्नर है तमिलनाडु के, यानी कि राज्यपाल है। और खास बात यह है कि ये राजेंद्र विश्वनाथ जी जो है ये केरलम राज्य के भी
गवर्नर है, दोनों राज्य के गवर्नर ये फिलहाल एक साथ हैं, ठीक है। और केरला राज्य का नया नाम क्या है, केरला। तो 4-5 चीजें मैंने आपको बता दी, याद रखिएगा, समझ गए। चलो तो चलिए भाई सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। भोपाल में कार्बन सोखने वाला भारत का पहला शैवाल वृक्ष लॉन्च किया गया। यहां पर शैवाल वृक्ष से मतलब है एल्गी ट्री। भारत में पहली बार एल्गी ट्री लॉन्च किया गया जो कि कार्बन को सोख लेता है। देखिए दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड जो सोख लेता है, जो पेड़ पौधे हैं उनका काम क्या होता है, वो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको खींच लेते हैं और ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन ये पहला एक तरीके का आर्टिफिशियल ट्री है जो कि एल्गी ट्री है, जिसमें लिक्विड एल्गी भरी हुई है। इनका कोई प्रोसीजर होगा, साइंटिफिक प्रोसीजर, जिसके तहत इस एल्गी ट्री को बनाया गया है। तो इस एल्गी ट्री का काम क्या होता है, ये क्या करता है, इन्वायरमेंट में से, वातावरण में से जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसको सोख लेता है, ठीक है। बिजली से चलता है, उसको सोख लेता है और ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है, ठीक है, जिससे हमारा वातावरण जो है वो साफ सुथरा शुद्ध हो जाएगा, ऑक्सीजन की मात्रा उसमें बढ़ जाएगी। क्योंकि आजकल पोल्यूशन वगैरह इतना बढ़ गया है जिससे बस कार्बन डाइऑक्साइड ही रह गई है, ऑक्सीजन तो मिल नहीं पा रही। तो इसी वजह से इसका यहां पर निर्माण किया गया है, ठीक है। कहां पर इसको लगाया गया है, जो भोपाल में अशोक गार्डन है ना, अशोक गार्डन में स्वामी विवेकानंद पार्क में इसको लॉन्च किया गया है। और ये भारत का पहला शैवाल वृक्ष यानी कि एल्गी ट्री है, ठीक है। देखें यहां पर मशरूम वर्ल्ड ग्रुप एक कंपनी है, मशरूम वर्ल्ड ग्रुप, जिसके द्वारा इसको विकसित किया गया। यह आधुनिक उपकरण हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखकर ऑक्सीजन छोड़ता है और ये अकेले 25 बड़े पेड़ों के बराबर पर्यावरण को साफ करने की क्षमता रखता है। यानी कि जो 25 पेड़ होते हैं ना, उनके बराबर वातावरण को साफ कर सकता है ये। तो आने वाले टाइम में भारत के अलग अलग राज्य में, अलग अलग शहरों में, यहां तक कि गांवों में भी इसको लगाया जाएगा, ये कहा जा रहा है, ठीक है। ये तो जस्ट पहला एल्गी ट्री है, धीरे धीरे पूरे भारत में लगाया जाएगा। पहले उन शहरों को यहां पर टारगेट किया जाएगा जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है, जहां पर पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है। यानी कि जो पेड़ लगाने वाली मुहिम थी, अब ये जो उपकरण है ये उसको खत्म कर देगा, ठीक है। ये कहेंगे कि हम आर्टिफिशियल एल्गी ट्री लगा देंगे, पेड़ लगाने की जरूरत नहीं है। तो मध्य प्रदेश की बात हो रही है, मध्य प्रदेश की राजधानी तो भोपाल है ही। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव हैं। कौन है, डॉक्टर मोहन यादव। पहले कौन थे, शिवराज सिंह चौहान जी थे, जो कि अब कृषि मंत्रालय संभाल रहे हैं, ठीक है। और ये डॉक्टर मोहन यादव अब नए मुख्यमंत्री है, बीजेपी पार्टी के हैं। गवर्नर कौन है मध्य प्रदेश के, मंगू भाई छगन भाई पटेल। मंगू भाई छगन भाई पटेल। क्वेश्चन कोई भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, समझ गए। चलो, हाल ही में पश्चिम बंगाल में अन्नपूर्णा भंडार योजना लॉन्च करी गई, ठीक है। हाल ही में पश्चिम बंगाल में अन्नपूर्णा भंडार योजना शुरू की गई, लॉन्च की गई, ठीक है। घोषणा कर दिया मुख्यमंत्री जी ने। और ये जो लागू हो जाएगी, ये जो शुरू हो जाएगी ना योजना, अन्नपूर्णा योजना, ये 1 जून 2026 से शुरू हो जाएगी। ट्वीट करके इसकी जानकारी मुख्यमंत्री जी ने दी है। आप सभी को तो पता है, वेस्ट बंगाल में 15 सालों से जो टीएमसी पार्टी की मोनोपोली चली आ रही थी, उसको बीजेपी पार्टी ने इस बार तोड़ दिया। और बीजेपी पार्टी के नए मुख्यमंत्री कौन बने, शुवेंदु अधिकारी। कौन नए मुख्यमंत्री बने, शुवेंदु अधिकारी बने हैं वेस्ट बंगाल के नए मुख्यमंत्री। 9 मई को इन्होंने शपथ ली थी, समझ गए। और इन्होंने कहा है कि भाई अन्नपूर्णा भंडार योजना है जो महिलाओं के लिए, इसको लॉन्च किया जाएगा। इसमें है क्या, यहां पर महिलाओं को हर महीने 3000 रुपए दिए जाएंगे और ये 3000 रुपए महिलाओं के डायरेक्ट खाते में आ जाएंगे। यानी कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनको सशक्त बनाने के लिए इस योजना को यहां पर लॉन्च किया गया है। ऑलरेडी पहले ही टीएमसी सरकार के अंडर वेस्ट बंगाल के अंदर लक्ष्मी भंडार योजना चल रही थी, जिसके तहत ST/SC कैटेगरी की महिलाओं को 1700 रुपए हर महीने दिए जाते थे, अदर कैटेगरी की महिलाओं को 1500 रुपए दिए जाते थे, ठीक है। अब सवाल यही उठ रहा था वेस्ट बंगाल के वासियों का कि क्या लक्ष्मी भंडार योजना खत्म हो जाएगी। लेकिन यहां पर मुख्यमंत्री जी ने साफ कर दिया है कि जो पुरानी योजनाएं महिलाओं के लिए चली आ रही थी, जैसे कि लक्ष्मी भंडार योजना, वो चलती रहेगी। लेकिन एडिशनली एक और योजना लाई जा रही है, अन्नपूर्णा भंडार योजना। इलेक्शन से पहले, रैली के टाइम पर, प्रचार के टाइम पर बीजेपी पार्टी ने महिलाओं से वायदा किया था और अब इस वादे को निभाने का टाइम आ चुका है। अब देखिए, वेस्ट बंगाल की बात हो रही है। वेस्ट बंगाल की पहले जो मुख्यमंत्री थी वो तो ममता बनर्जी थी, वो तो अब चली गई, यानी कि
वो तो हार गई थी। अब नई जो मुख्यमंत्री है वो शुभेंदु अधिकारी है और गवर्नर कौन है वेस्ट बंगाल के, RN रवि है। RN रवि गवर्नर है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और वेस्ट बंगाल की राजधानी तो सबको पता ही है, कोलकाता है। VD सतीशन को केरलम का नया मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। ठीक है, आप सभी को पता है हाल ही में 4 से 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा इलेक्शन हुए थे, जिसमें से वेस्ट बंगाल और भाई तमिलनाडु के साथ साथ एक केरला भी था। तो ठीक है, तो भाई केरला राज्य में जो नए मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे वो VD सतीशन रहने वाले हैं। कौन? VD सतीशन रहेंगे, समझ गए। अब इनसे पहले किन की जगह लेंगे? अब तक कौन थे केरला राज्य के मुख्यमंत्री? तो ये देख लो, वो थे पिनाराई विजयन। पिनाराई विजयन अब तक केरला राज्य के मुख्यमंत्री थे, लेकिन अब VD सतीशन आ रहे हैं, नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले चुके होंगे शायद अब तक। तो गवर्नर कौन है केरला राज्य के? वो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर है, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। और राजेंद्र विश्वनाथ जी से रिलेटेड एक फैक्ट मैंने बता दिया, ये केरलम राज्य के साथ साथ तमिलनाडु के भी गवर्नर है, यानी कि राज्यपाल है। ठीक है, समझ गए। चलो भाई, और केरला राज्य का हाल ही में नाम भी बदला था, केरला राज्य से केरलम इसका नया नाम हो चुका है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में शिवराज सिंह चौहान ने अपनी नई किताब अपनापन की घोषणा की है। तो भाई शिवराज सिंह चौहान जी जो कि पहले मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लेकिन अब इनको केंद्र में एक मंत्रालय मिल चुका है, मंत्री पद मिल चुका है, क्योंकि अब यह है केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री। ठीक है, यानी कि एक तरीके से कृषि मंत्री आप इनको कह सकते हो, कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री बन चुके हैं। तो हाल ही में शिवराज सिंह चौहान ने अपनी एक किताब की घोषणा करी है, अपनापन। ठीक है, जो कि ये लॉन्च करने वाले 26 मई को। 26 मई को शिवराज सिंह चौहान की किताब लॉन्च होगी, अपनापन। ठीक है, अब ये जो समारोह होगा, यानी कि किताब की लॉन्चिंग में, विमोचन में, इस कार्यक्रम में कुछ ग्रेट पर्सनैलिटीज को बुलाया जाएगा, जिसमें से पूर्व उपराष्ट्रपति रहेंगे M वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा भी उपस्थित रहने वाले हैं। ये जो अपनापन किताब है शिवराज सिंह चौहान की, ये इनके 35 साल की जर्नी है, जो इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ काम किया है। ठीक है, मोदी जी के साथ काम करने का अनुभव इन्होंने इस अपनापन किताब में दर्शाया है। ठीक है, तो मोदी जी की जो लाइफ है पिछले 35 साल से चली आ रही है, इन्होंने क्या किया, इन दोनों ने साथ मिलकर क्या काम किया है, क्या क्या चीजें इन्होंने देखी है, तो शिवराज सिंह चौहान ने इस किताब में इनको मतलब दर्शाया। ये देखिए, अपनापन, नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव, 35 साल का अनुभव इन्होंने अपना शेयर किया है। ठीक है, याद रहेगा। चलो भाई, अगला है, केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने शिवराज सिंह चौहान के साथ मिलकर नई दिल्ली में सेहत मिशन शुरू किया है। तो भाई हाल ही में कृषि मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय, देखिए जो शिवराज सिंह चौहान है ये तो कृषि मंत्रालय के मंत्री हैं और JP नड्डा जी जो है वो स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो दोनों मंत्रालयों ने मिलकर हाल ही में दिल्ली में सेहत मिशन की शुरुआत करी है। अब ये जो सेहत मिशन है ये है क्या? सेहत मिशन की फुल फॉर्म सबसे पहले नोट कर लो, साइंस एक्सीलेंस फॉर हेल्थ थ्रू एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। दोबारा बोल रहा हूं, सेहत मिशन की फुल फॉर्म है साइंस एक्सीलेंस फॉर हेल्थ थ्रू एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखिए गाइस, ये जो सेहत मिशन है इसका मकसद क्या है? ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, इसकी प्राथमिकता क्या है? यहां पर आप देख सकते हैं, मैंने लिख दिया प्राथमिकताएं। इसका उद्देश्य कुपोषण को कम करना, जैविक और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना तथा डायबिटीज व कैंसर जैसी गैर संचारी बीमारियों को रोकने के लिए भोजन प्रणाली में सुधार करना। अब देखिए, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज नहीं है प्रॉपर, जैसे कि कैंसर हो गया, डायबिटीज हो गई, कुपोषण हो गया। ठीक है, इनका कोई इलाज नहीं है, दवा दारू फिलहाल इनकी नहीं है, लेकिन हाँ इनकी रोक की जा सकती है, रोकथाम इनका किया जा सकता है। और रोकथाम कैसे करेंगे? जो हमारी भोजन प्रणाली है ना उसमें और सुधार करेंगे, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, भोजन प्रणाली को उच्च स्तर तक लेकर जाएंगे ताकि उस भोजन से, उस अच्छी क्वालिटी के भोजन से, उस ट्रांसफॉर्म फूड से इन बीमारी की रोकथाम करी जा सके। ठीक है, इस वजह से स्वास्थ्य मंत्रालय और कृषि मंत्रालय ने यह योजना साथ मिलकर लॉन्च करी है। समझ गए दोस्तों? ठीक है, यहां तक चीजें समझ आ गई। अब चलिए, अब यहां पर मैं आपको बता दूं, जो शिवराज सिंह चौहान है वो तो कृषि मंत्रालय और विलेज डेवलपमेंट के हैं,
साथ ही जेपी नड्डा जो है वो मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है। साथ ही जेपी नड्डा जो थे वो पहले बीजेपी के अध्यक्ष थे, एक तरीके से प्रेसिडेंट थे बीजेपी पार्टी के, लेकिन अब इनको मंत्री पद मिल चुके हैं, अब ये स्वास्थ्य मंत्री बन चुके हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि बीजेपी पार्टी के फिलहाल के अध्यक्ष कौन है? तो भाई बीजेपी पार्टी के फिलहाल जो अध्यक्ष है, नए अध्यक्ष, वो नितिन नबीन है, ये NABIN, ठीक है, नितिन नबीन। तो बीजेपी पार्टी के जो फिलहाल अध्यक्ष हैं वो नितिन नबीन बनाए गए हैं और इन दोनों को मिल चुका है मंत्री पद। समझ गए यहां तक? तो सेहत मिशन जो लॉन्च किया है वो किसने किया है? केंद्रीय मंत्रालय और जो हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय और कृषि मंत्रालय यानी कि जेपी नड्डा और शिवराज सिंह चौहान ने, दोनों ने मिलकर लॉन्च किया है, ठीक है, ताकि हम ऐसी कृषि कर सके, ऐसा फूड जो है उसे उपजा सके और अधिक मात्रा में और बेहतर मात्रा में, ताकि इन बीमारियों में वो रोकथाम कर सके, इन बीमारियों की, ठीक है, इन बीमारियों में उसका सेवन किया जा सके। अगला सवाल है, 13 मई 2026 को भारत के 5वें राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की 121वीं जयंती मनाएगी। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश होमगार्ड का एग्जाम हुआ था, इसी टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए थे। आप सोच भी नहीं सकते इस टाइप का क्वेश्चन करंट अफेयर में पूछा जा सकता है, लेकिन पूछे जाते हैं। तो भाई 13 मई हाल ही में गई है, तो इसी दिन भारत के 5वें जो राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद, इनकी 121वीं जयंती मनाई गई। अब फखरुद्दीन अली अहमद जो थे, इनका जो जन्म हुआ था वो 13 मई 1905 को हुआ था। कब? 13 मई 1905। निधन कब हुआ था? 11 फरवरी 1977 में, यानी कि इनके कार्यकाल के बीच में इनका निधन हो गया था 11 फरवरी 1977, यानी कि उस टाइम पर ये भारत के प्रेसिडेंट ही थे। भारत के अब तक कौन कौन प्रेसिडेंट रह चुके हैं ऑफिशियल, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। फखरुद्दीन अली अहमद जो थे वो 5वें नंबर के ऑफिशियल प्रेसिडेंट थे, ठीक है। कुछ बीच में एक दो को टेम्परेरी भी यहां पर रखा गया था, लेकिन ऑफिशियल की अगर हम बात करें तो पहले नंबर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। ये सारे के सारे नाम आपके सामने हैं। और अब द्रौपदी मुर्मू जी हैं 2022 से, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, कार्यकाल भी मैंने लिख दिया है कि कौन कब से कब तक यहां पर प्रेसिडेंट रहा है भारत का। अगला है, एयरबस C-295 नामक भारत का पहला निजी तौर पर मिलिट्री विमान को वडोदरा में बनाया जा रहा है और ये ऑलमोस्ट बनके तैयार हो चुका है। तो भाई भारतीय मिलिट्री के लिए, फिर चाहे वो इंडियन एयरफोर्स हो, इंडियन आर्मी हो, इंडियन नेवी हो, इनके लिए भारत का पहला जो निजी तौर पर मिलिट्री विमान बनाया जा रहा है उसको नाम दिया गया है एयरबस C-295। एयरबस C-295। अब तक क्या होता था, विदेशों से लाए जाते थे ये एयरक्राफ्ट, ठीक है, विदेशों से, लेकिन इस बार प्राइवेट कंपनी, भारत की ही प्राइवेट कंपनी जो है वो बना रही है, ठीक है। या फिर DRDO वगैरह बनाती थी, लेकिन अब भारत की ही कंपनी बना रही है। भारत की 2 प्राइवेट कंपनी है, जिसमें से एक तो है एयरबस, ठीक है। कौन सी है? एयरबस एक कंपनी है। साथ ही एक है टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड, TASL। ये दोनों प्राइवेट क्षेत्र की कंपनियां, ये दोनों कंपनियां मर्ज होकर, एक साथ होकर भारतीय मिलिट्री के लिए जो विमान है उनको बना रही है, ठीक है। अब देखिए, जो भारत सरकार के द्वारा बजट दिया गया है विमान बनाने के लिए, वो 21,935 करोड़ रुपए का सौदा किया गया है एयरबस कंपनी के साथ, ठीक है। 21,935 करोड़ का, जिसमें से 56 विमान खरीदे जाने हैं। 56, यानी कि भारत सरकार जो है वो मिलिट्री के लिए 56 विमान खरीदेगी, जिसमें से 16 जो विमान है, यानी कि 16 जो एयरक्राफ्ट है वो स्पेन से आएंगे या फिर आ चुकी है, और उनमें से बाकी के जो 40 विमान है वो एयरबस और ये जो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड है ये खुद मिलकर बना रही है भारत के अंदर ही, ठीक है। तो इनकी कैपेसिटी काफी ज्यादा है, 150 से ज्यादा जो सोल्जर्स हैं इनमें जा सकते हैं, यानी कि सफर कर सकते हैं। इन एयरक्राफ्ट की जो ड्यूरेशन है, मतलब वो 11 घंटों तक बिना जमीन पे लैंड किए ये उड़ान भर सकते हैं, यानी कि उड़ सकते हैं, ठीक है। 100 से ज्यादा शायद पैराशूट सिस्टम्स की इनमें एबिलिटी है, कैपेसिटी है, ठीक है। अगला सवाल, GI प्रमाणित अदरक की खेती के लिए मिजोरम सरकार ने अदरक मिशन शुरू किया। तो भाई मिजोरम राज्य के बारे में आप जानते होंगे, जिसकी राजधानी ईजवाल है। तो हाल ही में मिजोरम सरकार ने अदरक मिशन शुरू किया है, ठीक है।
अदरक जो है ना वो मिजोरम का जीए प्रमाणित है, जीआई टैग मिला हुआ है अदरक को। अब जीआई टैग का आपको पता होगा जियोग्राफिकल इंडिकेशन होता है, यानी कि किसी जगह पर अगर कोई भी वस्तु उत्पन्न हो रही है तो उसको जीआई टैग सरकार द्वारा दिया जाता है, यानी कि उस शहर के या फिर उस जगह की पहचान वो वस्तु बन जाती है। ठीक है, इसे बोलते हैं जीआई टैग। ठीक है, यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जो कि भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। तो मिजोरम में पहले से ही अदरक उगाई जाती है काफी अधिक मात्रा में, इसी वजह से मिजोरम को अदरक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अदरक के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर है मिजोरम, इसी वजह से जीआई टैग दिया गया था अदरक को। तो अब मिजोरम सरकार ने एक पहल शुरू कर दी है जिसको नाम दिया है अदरक मिशन। ठीक है, इसकी खेती में और ज्यादा वृद्धि होगी। ठीक है, उच्च स्तर पर, यानी कि इसको वैश्विक स्तर पर ले जाया जाएगा। ठीक है, अब देखिए लक्ष्य क्या है इस योजना का। अब 2 किस्में अदरक की उगाई जाती है मिजोरम के अंदर, जिसमें से एक थिंगपुई है और थिंगलेंडम। थिंगपुई, थिंगलेंडम। मिजोरम में उगाई जाने वाली थिंगपुई और थिंगलेंडम मुख्य अदरक किस्मों को 2021 में जीआई टैग प्राप्त हुआ था। ठीक है, अब इन्हीं किस्मों को और अधिक मात्रा में उगाया जाएगा मिजोरम के अंदर। लक्ष्य क्या है अदरक मिशन का? इस परियोजना का लक्ष्य लगभग 20,000 किसान परिवारों को सीधे अंतरराष्ट्रीय मूल्य श्रृंखला के साथ जोड़ना है, ताकि वे सीधे विश्व स्तर पर अपना उत्पाद बेच सके। यानी कि यहां पर 20,000 परिवार को सीधे सीधे लाभ मिलने वाला है, यानी कि अदरक अधिक मात्रा में उपजाई जाएगी अब मिजोरम राज्य के अंदर, जिसमें मिजोरम सरकार भी हेल्प करने वाली है और मिजोरम से एक्सपोर्ट की जाएगी ग्लोबल, यानी कि दुनिया भर के अंदर। ठीक है, एक्सपोर्ट किया जाएगा अब अदरक को मिजोरम से, जिसकी वजह से ये जो परिवार है, जो 20,000 से ज्यादा परिवार है जो अदरक उगाएंगे, इनको ग्लोबल प्राइस मिल पाएगा अपने उत्पादन का, यानी कि अपने अदरक का जो इंटरनेशनल रेट है वो सीधे तौर पर मिल पाएगा। एक ऐसी प्रणाली बनाई जाएगी ताकि उनको इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ जोड़ा जाए। ठीक है, यह है अदरक मिशन, समझ गए। सहयोग संस्थाएं इसमें कौन कौन सहयोग कर रही है? नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर है, रूरल डेवलपमेंट सहयोग कर रहे हैं। आईसीआर जो है भारत की एक संस्था है, कई सारे केंद्रीय मंत्रालय इसमें सहयोग कर रहे हैं, साथ ही ईपीईडीए भी इसमें समर्थन कर रहा है। मिजोरम सरकार और उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय ने राज्य के जीआई प्रमाणित अदरक को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए 189, ये देखिए 189 यानी कि लगभग 190 करोड़ के मिजोरम अदरक मिशन की शुरुआत की है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाले फार्म ग्रेड अदरक के उत्पादन और निर्यात को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। ठीक है, यानी कि जो उच्च गुणवत्ता वाला जो अदरक है ना, जिसको फार्म ग्रेड अदरक बोलते हैं, उसके उत्पादन में वृद्धि होगी, साथ ही उसके निर्यात को यानी कि एक्सपोर्ट को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाना है। समझ गए? तो ये है मिजोरम मिशन अदरक या फिर अदरक मिशन, जो कि मिजोरम सरकार द्वारा शुरू किया गया है। अब मिजोरम राज्य की बात हो रही है तो मिजोरम की राजधानी इजवाल है, पता होना चाहिए। मिजोरम राज्य के जो मुख्यमंत्री है वो लाल दुहोमा मुख्यमंत्री है, और राज्यपाल कौन है? जनरल विजय कुमार सिंह। मिजोरम राज्य के राज्यपाल कौन है? जनरल विजय कुमार सिंह। नोट कर लो भाई। अगला 16 मई को भारत में राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया गया। तो हाल ही में 16 मई गया है, कल ही था 16 मई। ठीक है, तो भाई भारत के अंदर राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया गया। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाने की जरूरत क्यों पड़ गई। डेंगू एक मच्छर है, खतरनाक मच्छर है, जानलेवा मच्छर है। ये कब पनपते हैं? जब मानसून आ जाता है ना, बारिश वगैरह होने लगती है, छतों पर पानी रुक जाता है, सामान वगैरह में पानी भर जाता है, कूलर में पानी भर जाता है, जिसकी वजह से डेंगू मच्छर का वहां पर उत्पादन हो जाता है और ये बीमारी का एक बहुत बड़ा कारण बनते हैं। तो लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए कि कैसे हम डेंगू मच्छर से बच सकते हैं, और अगर किसी को डेंगू बुखार या फिर डेंगू मच्छर की वजह से कोई बीमारी हो जाती है तो उसका उपचार, उसका इलाज कैसे किया जा सकता है, इन चीजों को लेकर समाज के अंदर जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है। समझ गए? अब सवाल यह भी बन सकता है कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया गया? तो भारत में राष्ट्रीय डेंगू दिवस पहली बार आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली 2016 में मनाया गया था। ठीक है, शुरुआत इसकी किसने करी थी? जो हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय है उसके द्वारा इसकी शुरुआत करी गई थी। ठीक है, इस बार इसका थीम क्या था, विषय क्या था? यूनाइट एक्ट एलिमिनेट। राष्ट्रीय डेंगू दिवस का थीम देख लो भाई,
यूनाइट एक्ट एलिमिनेट इस बार इसका थीम था। चलो अगला क्वेश्चन है, 15 मई को विश्व में अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया। तो हाल ही में भाई 15 मई भी गई है, और इस बार ही नहीं, हर साल 15 मई को अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज मनाया जाता है। यह दिन क्यों मनाया जाता है? इस दिन का उद्देश्य परिवारों के महत्व, उनकी भूमिका, उनके सामने आने वाली सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकी चुनौतियों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना है। अब इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली की शुरुआत कब हुई थी? पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1993 में एक प्रस्ताव पारित करके 15 मई को आधिकारिक तौर पर इस दिवस को मनाने की घोषणा करी। पहली बार 1994 में इस दिवस को मनाया गया था। ठीक है, इस बार 2026 में इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज का थीम क्या था? नोट करो, फैमिलीज, इनइक्वालिटीज एंड चाइल्ड वेलबींग। इस बार अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस का थीम नोट कर लो भाई, फैमिलीज, इनइक्वालिटीज एंड चाइल्ड वेलबींग इस बार का थीम था। चलो अगला सवाल, पुणे शहर में भारत का पहला लो एमिशन जोन LEZ शॉर्ट में कहा गया है में बनाया जाएगा। ठीक है, इसकी शुरुआत हो चुकी है और 2027 में इसको घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, पुणे शहर में, पुणे महाराष्ट्र राज्य का एक शहर है, काफी बड़ा शहर है, काफी ज्यादा पॉपुलेशन है। भारत का पहला लो एमिशन जोन बनाया जाएगा पुणे शहर में। अब लो एमिशन जोन सुनने में बड़ा अतरंगी लग रहा है, लेकिन ये कोई खास बड़ी चीज मुझे तो लगी नहीं। इसमें क्या है? तो पुणे शहर में एक जगह को चूज किया गया है, एक एरिया को चूज किया गया है जिसका नाम है शिवाजी नगर। ठीक है, शिवाजी नगर को सबसे पहले लो एमिशन जोन बनाया जाएगा, क्योंकि शिवाजी नगर जो एरिया है ना, ये पुणे शहर का 7 से 10% हिस्सा कवर करता है, यानी कि काफी बड़ी जगह है। ठीक है, काफी बड़ा एरिया ये अकेली जगह कवर करती है। ठीक है, तो इस जोन को शहर के सबसे व्यस्त और केंद्रीय व्यावसायिक क्षेत्रों में से एक है ये। ठीक है, यानी कि सबसे व्यस्त है। तो यहां पर क्या किया जाएगा? यहां पर पूरी तरीके से जो 15 साल से पुराने व्हीकल होंगे, डीजल या फिर पेट्रोल, उनको यहां पर बैन किया जाएगा। यानी कि शिवाजी नगर की टेरिटरी में अब से जो 15 साल से पुराने वाहन होंगे उनको नहीं घुसने दिया जाएगा। ऑटोमेटिक सेंसर वाले कैमरे लगाए जाएंगे। अगर कोई ऐसा घुसता है, अपनी मनमानी करता है, व्हीकल लेकर घुस जाता है, जो ज्यादा पोल्यूशन दे रहा है, छोड़ रहा है, तो उसका चालान कर दिया जाएगा, ऑटोमेटिकली उसके ऊपर जुर्माना लग जाएगा यहां पर। ठीक है, तो भाई इसी वजह से ये एक पर्टिकुलर टेरिटरी बनाएंगे, शिवाजी नगर की एक बाउंड्री लाइन डिसाइड करेंगे, उसके अंदर पूरी तरीके से पुराने जो वाहन होंगे उनको बैन कर देंगे ताकि पोल्यूशन वहां पर कम हो। उसी को इन्होंने नाम दे दिया है लो एमिशन जोन की। यहां पर जो एमिशन हो रहा है, जो पोल्यूशन का एमिशन हो रहा है, वो कम रहेगा। ठीक है, अंदाजा लगाया जा रहा है कि लो एमिशन जोन घोषित करने के बाद 80% तक की पोल्यूशन में गिरावट आएगी, ये अंदाजा लगा रहे हैं। ठीक है, सरकार। चलो भाई, तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए कि लो एमिशन जोन भारत के किस शहर को घोषित किया गया, तो भाई पुणे शहर को घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के निदेशक परवीन सूद का 1 वर्ष तक कार्यकाल बढ़ाया गया। देखिए भाई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जिसके फिलहाल निदेशक कौन है? परवीन सूद जी है, जो कि पिछले कई सालों से हैं। ठीक है, 2024 में या फिर 2023 में इनकी नियुक्ति की गई थी एज अ डायरेक्टर ऑफ सीबीआई, लेकिन फिर 1 साल इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया। ठीक है, 2025 में फिर 1 साल और इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया, कि जो कि हो गया मई 2026 तक। यानी कि पहले भी ऑलरेडी 2 साल इनका कार्यकाल बढ़ चुका है, लेकिन अब फाइनली जब ये मई 2026 में रिटायर होने वाले थे, अपने पद से इनका कार्यकाल पूरा होने वाला था, तुरंत 1 और साल बढ़ा दिया गया है। यानी कि अब ये जो रिटायर होंगे, इनका जो कार्यकाल चलेगा वो 27 मई 2027 तक चलने वाला है। कब तक? 27 मई 2027। यानी कि इनका कार्यकाल 1 साल और बढ़ा दिया गया है। तो भाई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के निदेशक कौन है? परवीन सूद है, जो कि 1987 कैडर के आईपीएस रह चुके हैं। ठीक है, केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी? यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1963 में हुई थी। इसकी स्थापना दिवस भी 1 अप्रैल को ही मनाया जाता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भाई सीबीआई की स्थापना कब हुई थी, गठन कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1963 में सीबीआई का गठन हुआ था। अगला सवाल, कैबिनेट ने
धोलेरा और अहमदाबाद के बीच भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रेल परियोजना को मंजूरी दे दी। तो हाल ही में भाई केंद्रीय कैबिनेट ने, ठीक है, एक तरीके से केंद्रीय मंत्रालय ने भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रेल परियोजना को मंजूरी दे दी है, जिसके लिए बजट तय किया गया है 20,667 करोड़। ठीक है, यानी कि भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन अब दौड़ने वाली है, जो कि लगभग 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ेगी। कितनी? 200 किलोमीटर पर आवर। इस योजना के तहत इस परियोजना को जो पूरा कर लिया जाएगा वो 2030 और 31 तक कर लिया जाएगा, यानी कि भारत की पहली सेमी हाई स्पीड जो रेल दौड़ेगी वो 2030-31 तक दौड़ेगी। ठीक है, अभी तो केवल बजट पास किया गया, इसके ऊपर काम चलना शुरू है, यानी कि अब ट्रैक बिछाए जाएंगे। तो शुरुआत में जो ट्रैक बिछाया जाएगा, ठीक है, वो धोलावीर और अहमदाबाद के बीच में बिछाया जाएगा और वो 134 किलोमीटर का होने वाला है। ठीक है, 134 किलोमीटर। तो 134 किलोमीटर का जो रास्ता है वो केवल 34 किलोमीटर के अंदर तय करेगी ये सेमी स्पीड हाई ट्रेन। देखिए मार्ग और दूरी, यह 134 किलोमीटर लंबा डबल लाइन ब्रॉड गेज कॉरिडोर होगा। ट्रेन की गति क्या होगी? इस कॉरिडोर पर ट्रेन 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ेगी। यात्रा का समय कितना हो जाएगा? इस रेल लाइन के शुरू होने के बाद सरखेज, जो कि अहमदाबाद में एक जगह, सरखेज से धोलेरा के बीच यात्रा का समय घटकर मात्र 34 मिनट रह जाएगा। यानी कि 134 किलोमीटर की जो दूरी है वो केवल 34 मिनट के अंदर तय करी जाएगी इस सेमी स्पीड हाई रेल के द्वारा। ठीक है, ट्रेन के द्वारा। तो यहां पर भाई गुजरात के अंदर, गुजरात नहीं तो अहमदाबाद, गुजरात के अंदर इस पहली परियोजना की शुरुआत करी जा रही है, जिसका कुल बजट 20,667 करोड़ है। गुजरात राज्य की बात हो रही है तो गुजरात राज्य के भाई यहां पर मुख्यमंत्री कौन है? चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। गवर्नर कौन है गुजरात के? आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत, दोनों नाम याद रहने चाहिए। गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, गुजरात राज्य के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। अगला पीटर मेग्यार। पीटर मेग्यार को हंगरी का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। तो आपने न्यूज वगैरह में देख ली होगी कि हंगरी के अंदर भी एक तरीके से डिक्टेटरशिप आ चुकी थी। 16 साल से एक ही सरकार पांव जमा के बैठी हुई थी और उस प्रधानमंत्री का नाम क्या था? विक्टर ओरबैन। विक्टर ओरबन था, जो कि 16 सालों से हंगरी का प्रधानमंत्री बने बैठा था। ठीक है, किसी भी पार्टी में दम नहीं था कि उसको हटा दे और अपनी मनमानी लगा रखी थी, अपने कई सारे बेहुदा कानून बना रखे थे, जिसको अब ये जो नया प्रधानमंत्री है वो खत्म करने वाला है। और हंगरी जो देश है ना, इसकी काफी तनातनी यानी कि दुश्मनी चल रही थी यूरोप से, यूरोपियन कंट्री से काफी सारी। हालांकि ये भी यूरोप का ही एक शहर है, यूरोप कॉन्टिनेंट का। तो अब ये जो नया प्रधानमंत्री बना है ना, जिसका नाम है पीटर मेग्यार, 45-46 साल की शायद इसकी उम्र है, तो इसने जनता को आश्वासन दिया है कि जो यूरोपियन कंट्री के साथ तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है हंगरी की, उसको हम सुधारने की कोशिश करेंगे और जो उल्टे सीधे कानून पुरानी सरकार ने बनाए हैं उन सभी को हम यहां पर हटाने वाले हैं। ठीक है, तो भाई एक तरीके से अब पीटर मेग्यार की सरकार आ चुकी है। कितने? 16 साल बाद हंगरी के अंदर। हंगरी जो है दोस्तों वो लैंड लॉक्ड कंट्री है, जो कि सेंट्रल यूरोप बॉर्डर्ड बाई, मतलब कौन कौन सी? सेंट्रल यूरोप का एक लैंड लॉक कंट्री है, कई सारे देशों से घिरा हुआ है, यूरोपियन कंट्री से, जिसमें से ऑस्ट्रिया है, स्लोवाकिया है, यूक्रेन, रोमानिया, सर्बिया, क्रोएशिया और स्लोवेनिया। इन 6-7 कंट्री से ये कंट्री घिरी हुई है। हंगरी की जो करेंसी है वो हंगेरियन 14 है। हंगरी की जो कैपिटल है वो बुडापेस्ट है। हंगरी की कैपिटल क्या है? बुडापेस्ट। तो गारंटीडली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री पीटर मेग्यार बने हैं? तो नाम हो जाएगा हंगरी। और तिस्जा पार्टी के ये नेता हैं, तिस्जा पार्टी से बिलोंग करते हैं, यानी कि अब हंगरी देश के अंदर तिस्जा पार्टी की सरकार आ चुकी है। ठीक है, जिसको लीड कर रहे हैं पीटर मेग्यार, जिनको आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। याद रहेगा इतनी सी चीज। चलिए, तो गाइज ये था आज की क्लास का लास्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपने एंजॉय किया होगा और नोट्स वगैरह बना लिए होंगे। देखिए आज की इस क्लास के नोट्स ये बिल्कुल जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है ना, यही ग्राफिक्स क्वेश्चंस ये और ये सारी डिटेल्स जो लिखे हुए हैं, सेम टू सेम पीडीएफ मैंने पूरा का पूरा पीडीएफ टेलीग्राम चैनल के अंदर दे दिया है। हमारा जो टेलीग्राम है उसका नाम वे टू सक्सेस ही है, सर्च कर लीजिएगा, फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
ठीक है। साथ ही क्लास पीडीएफ तो दे दिया है, साथ ही क्वेश्चन और आंसर का भी एक पीडीएफ दे दिया है मैंने आपको, जहां पर वर्णात्मक क्वेश्चन है, सामने आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, इस तरीके से, ठीक है। वो भी डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, उससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। बाकी इंस्टाग्राम के ऊपर भी आप फॉलो कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हर संडे शाम 5 बजे दी करंट अफेयर शो की इस क्लास को लेना मत भूलिएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आया लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।